नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज़ एट 10। तो आइए न्यूज़ एट 10 में रुक कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। फीडबैक यूनिट कथित जासूसी मामले में आरोपी हैं सिसोदिया। मेघालय और नागालैंड में जारी है नेताओं का धुआंधार प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारकों समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भरेंगी चुनावी हुंकार। दिल्ली को आज मिल सकता है नया महापौर और उप महापौर और स्थायी समिति के सभी के भी होंगे चुनाव। पहले 3 बार टल चुका है ये चुनाव। बेंगलुरु में शुरू हुई G20 के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण साबित होगी यहां होने वाली चर्चा। खजुराहो में आज से G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक। कल्चर फॉर लाइफ पर दिया जाएगा जोर। विश्व धरोहर स्थलों का भी दौरा करेंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान देने के आदेश को दी गई है चुनौती। कल होगा महिला T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। भारत और ऑस्ट्रेलिया की होगी भिड़ंत। 4 में से 3 मैच जीतकर ग्रुप में दूसरे नंबर पर है टीम इंडिया। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के बाद अब जासूसी के मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ताजा मामले में गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने को मंजूरी दी है। सीबीआई जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। कहा गया कि 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी करवाई। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनवाया गया था। सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया। अब सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करेगी। और ऐसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, तो जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलेगा। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं उनके लिए। देखिए, बिल्कुल आंचल, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि आपने देखा है कि एक तो शराब घोटाले में भी आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। और जब सीबीआई मामले की जांच कर रही थी तो सीबीआई को ये पता लगा कि इन्होंने जो फीडबैक यूनिट गठन किया था 2015 में, तो 2016 के फरवरी से लेकर और सितंबर के बीच में इन्होंने पॉलिटिकल लोगों के जो फ़ोन है वो रिकॉर्ड किए थे। और इसके अलावा बहुत सारे जो डाटा है वो इकट्ठा किया था। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग की गई थी। तो उसी को लेकर जो सीबीआई है उन्होंने करप्शन के मामले में अनुमति मांगी थी एलजी महोदय से, और फिर एलजी महोदय ने इस फाइल को भेजा था गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय से अनुमति मिल गई है, यानी कि सीबीआई अब इसमें एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि जो विजिलेंस विभाग है उसकी जिम्मेदारी भी मनीष सिसोदिया के पास है। 20 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी जो फीडबैक यूनिट को चलाती थी, जिसने फरवरी 2016 से लेकर और सितंबर 2016 तक कई सारे डाटा इकट्ठे किए थे, कई लोगों की रिकॉर्डिंग की थी। तो अब उसी के आधार पर जो सीबीआई है अब इनसे पूछताछ करेगी। उन अधिकारियों से भी पूछताछ होगी जो इस फीडबैक यूनिट का हिस्सा था और जो इसे अवैध तरीके से चला रहे थे। अवैध तरीके से इसलिए आंचल क्योंकि एलजी की अनुमति नहीं ली गई थी इस यूनिट को बनाने के लिए। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और इसी कारण इसमें अब सीबीआई को अन्वेषण मिल गई है। अब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं।
इसके बाबत क्या जानकारी है नीरज आपके पास कि उसमें जो भाजपा से जुड़े राजनेता हैं उन पर तो नजर रखी ही जा रही थी, लेकिन खुद की पार्टी के जो कुछ मंत्री थे उन पर भी कहीं ना कहीं पैनी निगाह थी इस फीडबैक यूनिट की, ये अगर हम समझ पाए तो? देखिए बिल्कुल विरोधियों के साथ साथ अपने भी इनके साथ हैं या नहीं, इसकी जानकारी के लिए ही इस फीडबैक जो यूनिट है उसका गठन किया गया था। विरोधियों पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां उन पर तो निगाह रखी जा रही थी, अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो सरकार के साथ हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से वो मिल रहे हैं या सरकार के खिलाफ किसी षड्यंत्र में शामिल है। तो इसके लिए भी जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर भी निगाह रखी जा रही थी। तो ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाली बात है कि विरोधियों के साथ साथ जो खुद के भी लोग हैं उनको भी जो निगाह है वो उस फीडबैक यूनिट के द्वारा रखी जा रही थी। तो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण निकलकर सामने आई। अब देखना होगा कि जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी उसमें पता लग पाएगा कि कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जिनकी रिकॉर्डिंग की गई थी, तमाम जो डाटा इकट्ठा किया गया था वो किस तरह का डाटा है, क्या पॉलिटिकली किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। तो ये तमाम जानकारियां जांच के दौरान निकलकर सामने आएंगी जब सीबीआई इसमें एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू करेगी। अच्छा, जो रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया है नीरज की जो 60% अगर हम एफबीआई यूनिट के इस पूरे कारनामे को देखें तो उसमें भ्रष्टाचार से जो मामले संबंधित हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं फीडबैक है और 40% ऐसी रिपोर्ट्स है जो कि राजनीतिक खुफिया जानकारी जो कि किसी भी देश की सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा अचल, क्योंकि करप्शन इसलिए शामिल था कि किस तरह से जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो करप्शन को लेकर बात कर रहे थे, किस तरीके से टेंडर प्रोसेसिंग हो रहे थे, किनको टेंडर दिया जा रहा था और किनको टेंडर में कितना कमीशन मिल रहा था। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ साथ ही निश्चित तौर पर जो 40% जिस हिस्से की आप बात कर रही हैं वो देश की खुफिया जानकारी है और वो अगर खुफिया जानकारी किसी के हाथ लग जाए तो देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण था सीबीआई के द्वारा इस मामले की जांच करने के लिए निवेदन करना गृह मंत्रालय को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इस तरह की किसी यूनिट का गठन करते हैं तो उसके लिए आप प्रॉपर परमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको पहले एलजी महोदय की परमिशन लेनी होती है, उसी के बाद आप इस तरह की यूनिट गठित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे राज्य हैं वो इस तरह की यूनिट नहीं चलाते, लेकिन वो प्रॉपर परमिशन होती है, उसकी पूरी जानकारी होती है सरकार के हर महकमे को। और उसमें अगर किसी सूचना को लेकर या किसी जानकारी को लेकर उसमें एकत्रित किया जाता है डाटा, तो उसकी भी सूचना ऊपर से लेकर नीचे तक रहती है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जिनकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं लग पा रहा था कि ये यूनिट 2015 में कैसे गठित की गई, 20 लोग इसमें लगा दिए गए, एलजी महोदय से परमिशन नहीं ली गई, ये नहीं बताया गया कि किन किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, किन किन लोगों की रिकॉर्डिंग की जा रही है, किस तरह का डाटा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फीडबैक यूनिट आपने नाम दे दिया, लेकिन उससे आप काम खुफियागिरी का कर रहे हैं, तो ये अपने आप में काफी चिंताजनक है। इस कहानी में बड़े पेच हैं और जो खुलने बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जो ये मामला है, इस मामले पर बीजेपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस 2015 से इस मामले को उठाते हुए आ रही है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर एक फीडबैक यूनिट बनाया जाता है। उस फीडबैक यूनिट से जो हमारा आरोप भी है और जो चीजें सामने आ रही हैं, तकरीबन 700 लोगों की, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें जजेस हैं, जिसमें मीडिया हाउसेस हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर हैं, उनकी जासूसी करवाई गई और इल्लीगल तरीके से एक सीक्रेट फंड बनाया गया जिसके अंदर इल्लीगल तरीके से पैसे को ट्रांसफर किया गया, फंड ट्रांसफर किए गए। तो इस जांच में अब सामने आएगा कि किन किन लोगों ने इन लोगों ने स्नूपिंग करवाई, किन किन लोगों की ये सब जासूसी हुई, ये सब सामने आएगा। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस जांच के बाद सलाखों के पीछे होंगे। निश्चित तौर के ऊपर ये मामला ओपन एंड शट केसेस का है। और वो करते हैं खबरों का जो कि चुनावों से जुड़ी हुई है। मेघालय और नागालैंड में चुनावी प्रचार अब अंतिम पड़ाव पर आ गया। दोनों राज्यों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्र सरकार की नॉर्थ ईस्ट नीतियों को लेकर बीजेपी जहां आत्मविश्वास से भरी हुई है, वहीं कांग्रेस यहां दोबारा समर्थन हासिल करने की कोशिश में है। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। एक समय था जब यहां कांग्रेस ताकतवर थी। बहरहाल
आज भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज दोनों ही राज्यों में धुआंधार प्रचार करेगी। नागालैंड में राजनीतिक दल राज्य की प्रगति, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी शांति जैसे मुद्दों का वायदा कर रहे हैं। मेघालय के प्रचार में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार अभियान में मोर्चा संभाला था। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मेघालय के राजबाला में चुनावी जनसभा करेंगी। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी भी रैली में मौजूद रहेंगे। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एफआर खार कोंगोर ने कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 119 कंपनियों को तैनात किया गया। कल एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण राज्य की 59 सीट पर ही चुनाव होगा। So all preparations are on track, and all the 12 districts, all the district election teams, they have prepared all the actions, and all the preparations are in full swing. And with regard to the preparations, in terms of law and order, we have 119 companies here. We had 40 companies who had been deployed earlier, and another 79 had been inducted after the Tripura polls. So in terms of law and order, it is fairly smooth. Of course, unfortunately, yesterday, one candidate, he passed away in the hospital. So that is in Soyong constituency in East Khasi Hills district. So we have already sent the information and the recommendation for adjournment of poll to the Election Commission. So in all likelihood, elections will be held in 59 out of the 60 constituencies. वहीं नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी एनडीपीपी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के पूर्वोत्तर के सह प्रभारी ऋतुराज सिन्हा ने डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कांग्रेस की नींव कमजोर हो चुकी है क्योंकि उसने सिर्फ यहां भ्रष्टाचार किया। पूर्वोत्तर के सह प्रभारी ऋतुराज सिन्हा जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, नागालैंड क्या कह रहा है और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, नागालैंड में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के सेंट्रल स्कीमों का प्रभाव है वो आपको गांव-गांव में देखने को मिलेगा। पूरी तरह से मेघालय की जनता मन बना चुकी है कि अगर नागालैंड में कोई स्थायी रूप से पीस, शांति का वातावरण दे सकता है और तीव्र गति से डेवलपमेंट नागालैंड में कोई दे सकता है तो वो मोदी जी की ही सरकार है। विपक्ष ये कह रहा है कि जिस नागा शांति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें काफी देर हो रही है और कुछ पता भी नहीं है कि आखिर वो नागा शांति कैसे है। नागा इंसर्जेंसी देश की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी की समस्या है। सन 50 के दशक से ये समस्या चल रही है। कांग्रेस ने 70 साल में इसके लिए कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया, लेकिन 2014 में जब पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण की, 2015 से निरंतर नागा पॉलिटिकल इशू पे संवाद जारी है। पिछले 5 साल में अगर हम नागालैंड के अंदर देखें तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां रही हैं जो अब आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ मिलकर करेगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। ईस्टर्न नागालैंड के लोगों का लंबे समय से आग्रह रहा है कि जिस तरह की डेवलपमेंट कोहिमा और दीमापुर के क्षेत्रों में हुई है, उस बराबरी के डेवलपमेंट ट्यूनसांग और मोन और अन्य जिलों में ईस्टर्न नागालैंड में नहीं हो पाई है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाए। और बीजेपी इस वक्त प्रेस वार्ता कर रही है, आए थे चलते हैं। यह जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकेगी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करे और अरविंद केजरीवाल को भी इस जांच के दायरे में लाया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मित्रों, जैसा आपने देखा, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस परमिशन की, इस प्रोसिक्यूशन की जो निर्णय लिया गया उसका स्वागत करती है। 2015 से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाती हुई आ रही है। आपको याद होगा कि जब ये फीडबैक यूनिट बनाया गया था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत विरोध किया था और किस प्रकार से सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पर करोड़ों रुपया ट्रांसफर किया गया इलीगल तरीके से, कैमरेस खरीदे गए
और जब उस वक्त बात आई थी 700 लोगों की, मैं बात कर रहा हूं 700 लोगों की उस वक्त, जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी थे, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर थे, मीडिया हाउसेस के लोग थे, उसमें जजेस के नाम थे। 700 लोगों को की स्नूपिंग कराई गई, उस वक्त भी मामला सामने आया था। अब जब चूंकि जांच के आदेश हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन के आदेश हो गए हैं, निश्चित तौर के ऊपर जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, बहुत चीजें सामने आएंगी, बहुत चीजों का खुलासा होगा। और मुझे लगता है कि ये जांच की आंच है, बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि ये सिर्फ यहां नहीं रुकने वाली, ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है कि जब दोनों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये दोनों मैटर बनते हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का 120B का, जिसमें जिस प्रकार से इन लोगों ने इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट्स करी, इलीगल तरीके से स्नूपिंग करी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। दूसरा भ्रष्टाचार निरोधक, क्योंकि एक सीक्रेट सर्विस फंड बनाया गया, वो मामला भी बनता है कि उसके अंदर पैसों का इधर से उधर हुआ, कहां गया, किसकी जेब में गया, क्या उसका यूटिलाइजेशन हुआ, इन सबके जवाब तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देने पड़ेंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और दोनों बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप। सर, दुर्गेश पाटिल ने भी बोला है कि भाजपा पीछे पड़ी है मनीष सिसोदिया। देखिए, हम पीछे नहीं पड़े हैं, उनके कर्म जो हैं वो ऐसे हैं जो न्यायिक एजेंसी उसकी जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया दावा करते हैं बेहतर शिक्षा मंत्री होने का। दिल्ली के बच्चे, अभिभावक अब ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाला करवाता है, जासूसी कांड कराता है, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को दिल्ली में रहने का अधिकार है क्या? तो मनीष सिसोदिया के कृत्य ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कृत्य ऐसे हैं कि जिसका परिणाम सामने आ रहा है। कायर और झूठे लोग हो, ऐसा मनीष सिसोदिया का ट्वीट है और कह रहे हैं जैसे जैसे आप पार्टी बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोग एलिगेशन लगाएंगे और केसेस करवाएंगे, तो कमजोर लोगों की निशानी है। कमजोर लोग शिक्षा की आड़ में शराब घोटाले और जासूसी कांड करवा रहे हैं। और जहां तक आपके बढ़ने की बात है, जहां जहां आपका करप्शन बढ़ेगा, न्यायिक एजेंसी अपना काम करेगी। इसमें ऐड कर दूं, इसी में तो आप सुन रहे थे भाजपा दिल्ली की प्रेस वार्ता, जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ये जो जांच की आंच है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और ये जांच का सच है, वो जांच इसीलिए की जाएगी ताकि सच सामने आए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ 10 में। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अब चुनाव से जुड़ी खबरों का। नागालैंड के युवा मतदाता क्या सोचते हैं, यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं, देखिए नागालैंड से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की एक खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्व का राज्य नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं। इस समय हम ट्विंगसांग में हैं। ट्विंगसांग में यहाँ के युवा हमारे साथ हैं। क्या सोचते हैं ये, क्या इनके इस चुनाव में मुद्दे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप वोट देने जाएंगे? हाँ। तो आप पहली बार वोट दे रहे हैं असेंबली के लिए? यस, फर्स्ट टाइम। क्या डिमांड आपकी है इस इलेक्शन में?
We are looking for a government who will bring development activities to our district and our constituency, especially looking forward to the unemployed youth. We don't have government higher education like medical colleges, engineering colleges, so we want those kind of activities. I want to vote for the rightful candidate who would bring development to our place, and especially I want to focus on the candidate who would provide new opportunities and avenues for the youths. आप क्या सोचेंगे जब आप वोट देने जाएंगे? We want good roads, we want good infrastructure. There are many youths who want to get good educations, but due to lack of financial conditions, we have only one lone government college. So we don't have any such thing as colleges, no other vocational institutions and all. We don't have any infrastructure. We are lagging behind in many things. And moreover, thousands of educated people are here in Dunsang, but many of us are unemployed. Even after attending statehood, the eastern Nagas, especially the eastern areas, we are still lagging behind in every field, be it road condition, be it government infrastructure. आप वोट देने जाएंगे, पोल करेंगे, तो यहाँ पे गर्ल्स की क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज आपके इस चुनाव में होंगे? Yes, like this, there is a problem. Like even for this, regarding these hospitals and also regarding this education. For the education, like in order to go for higher studies, we go outside of our place. So if they provide proper facilities and bring development, we can bring changes, and like that's how we can help our economy to grow. तो ये तमाम जो युवा हैं, इन युवाओं के जो इश्यूज हैं, जो यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं, वो हैं यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। साथ ही इनका कहना है कि इस क्षेत्र के विकास वाले को हम वोट देंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, तुनसैंग, नागालैंड। दिल्ली नगर निगम के मेयर और उपमेयर का चुनाव आज होगा। हंगामे के कारण दिल्ली नगर निगम के सदन की 3 कार्यवाही बेनतीजा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मेयर चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद आज चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सदन की आज होने वाली बैठक में ही मेयर का चुनाव कराए जाए ये कहा है। साथ में ये भी कहा कि एमसीडी के लिए एलजी द्वारा नामित सदस्य महापौर के चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते। मेयर चुनाव के लिए अब तक 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को सदन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन तीनों बार सदन में हंगामे के कारण मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। एमसीडी के 250 वार्ड्स के चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था और पार्टी ने 134 वार्ड में जीत हासिल की। भाजपा ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। देश में फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फरवरी 2023 में इसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट को टैग करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, अधिक एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी विमानन क्षेत्र लोगों को करीब ला रहा है और राष्ट्र को जो उसकी प्रगति है उसे बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि स्थानीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में शामिल हों। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर युवाओं से कहा कि वो इस प्रतियोगिता के जरिए देश की बड़ी पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करें। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उन गाँव को सम्मानित करना है जो स्थानीय कला, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। इस प्रतियोगिता से आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता, बुनियादी ढांचा और संपर्क, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों का भी मूल्यांकन हो पाएगा। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वक्त थोड़े से ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अब बात G20 की बैठकों में न्यूज़ एट 10 में।
G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी को कर्नाटक में होगी और उससे पहले आज बेंगलुरु में G20 के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक हो रही है। इस बैठक का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि भारत G20 वसुधैव कुटुंबकम की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य पर अध्यक्षता करते हुए सभी जीवन मानव पशु पौधे के मूल्य को बेहतर बनाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के प्रभाव का सामना कर रही है। G20 पूर्वगामी वैश्विक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। The global economy is facing the lingering effects of the COVID-19 pandemic, food and energy insecurity, broad-based inflation, heightened debt vulnerabilities, worsening climate change, and geopolitical tensions. The impact of all these crises can set back progress on the world's key development priorities. The G20 can make significant contribution to find pragmatic global solution, thorough focused dialogue. 24 से 25 फरवरी को होने वाली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की गवर्नर्स की बैठक में कुल 72 प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। ये बैठक 3 सत्रों में होगी, जिसमें 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास, बैंकों को मजबूत करने, सुदृढ़ समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए शहरों के वित्त पोषण, वित्तीय समावेश और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करने जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। तो भारत की अध्यक्षता में इसी साल होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले तमाम क्षेत्रों के वर्किंग ग्रुप की बैठकें चल रही हैं, जैसा कि हम बता रहे थे। और इसी कड़ी में आज से 25 फरवरी तक खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं होनी है। वो 4 विषय हैं: सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। पहले दिन आज सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी करेंगी। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण विदेशों से वापस लाई गई 25 मूर्तियां रहेंगी। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए खजुराहो से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, हिंदुस्तान का दिल यानी कि मध्य प्रदेश, और जब बात खजुराहो की हो तो वो अपने आप में संस्कृति के कई ऐसे रंग समेटे हैं जिनसे आज G20 में जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है वो रूबरू होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और अगर खजुराहो की बात की जाती है तो यहाँ के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं वो खास तौर पर याद किए जाते हैं, जो कि दुनिया भर में भारत की एक विशिष्ट पहचान स्थापित करते हैं, जो कि 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच ये मंदिर यहाँ पर बने थे। चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया था। और संस्कृति का बड़ा केंद्र खजुराहो है। मध्य प्रदेश की संस्कृति की बात की जाए, देश की संस्कृति की बात की जाए अगर, तो खजुराहो एक बड़ा केंद्र हमेशा से रहा है। और बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है जो कि सांस्कृतिक रूप से और कला के रूप में काफी समृद्ध माना जाता है। तो आज से G20 के जो कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुरुआत यहाँ से हो रही है। पहली बैठक खजुराहो से शुरू हो रही है और उसके बाद में हम्पी, वाराणसी और भुवनेश्वर, यहाँ पर अगली 3 बैठकें यहाँ पर होंगी। तो बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश से खजुराहो से इसकी शुरुआत हो रही है। और बहुत ही देखिए, हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि खजुराहो जो है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, बहुत बड़ी विरासत को अपने साथ लिए हुए है। और जब यहाँ पर जब करीब 125 से ज्यादा जब डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे तो वो न सिर्फ यहाँ पर तमाम जो वैश्विक सांस्कृतिक मुद्दे हैं उन पर मंथन करेंगे, इसके अलावा जो बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, यहाँ का जो गौरव है
उससे भी वो रूबरू होंगे। हालांकि जो खजुराहो जो मंदिर है, जो वेस्टर्न टेम्पल है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये पर्यटन का केंद्र भी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर विदेशी जो यात्री हैं, टूरिस्ट है, यहाँ पर लगातार आते रहते हैं, देसी टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस समय खजुराहो फेस्टिवल चल रहा है, खजुराहो नृत्य महोत्सव चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र जो है रहने वाला है। इसके अलावा आसपास में यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो बरेदी नृत्य, यहाँ का राई नृत्य है, यहाँ का नौराहा, यहाँ का नृत्य है, जो लोक संस्कृति है, उससे भी रूबरू कराने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जो यहाँ पर डेलीगेट्स आएंगे, साथ ही यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, जहाँ पर कि अपने शेरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनको भी वहाँ का जो भ्रमण जो है वो कराया जाएगा। तो पूरी तरीके से खजुराहो तैयार है मेजबानी के लिए और आज से जब यहाँ पर 125 जो डेलीगेट्स आ रहे हैं दुनिया भर से, वो जब यहाँ पर आएंगे तो ना सिर्फ वो संस्कृति के मुद्दे पर, कला के मुद्दे पर यहाँ पर बात करेंगे, इसके अलावा वो ये देखेंगे कि भारत जो है और खासतौर बुंदेलखंड जो है वो कितना समृद्ध है, कितना वैभवशाली उसका इतिहास रहा है और सांस्कृतिक रूप से जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करते हुए वो यहाँ की संस्कृति को भी आत्मसात करेंगे, यहाँ की संस्कृति को भी वो उससे भी रूबरू होंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमारी पुराना वैभव रहा है, पुरानी संस्कृति रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा प्रतिनिधित्व जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करती है और भारत हमेशा से जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है और भारत की जो संस्कृति है, कला है, उसका एक अपना स्थान है वैश्विक स्तर पर। तो उस कला और संस्कृति को भी फील करने का, महसूस करने का ये एक बहुत अच्छा एक समय है इस समय। और जिस तरीके से जो डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है, तो वो डेलीगेट्स यहाँ पर तमाम जो संस्कृति के रंग हैं देश की, बुंदेलखंड की बात की जाए तो वहाँ के उन संस्कृति के रंगों से भी रूबरू होंगे और तमाम ऐसे ऐतिहासिक धरोहरें जो यहाँ पर हैं, जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उससे भी वो रूबरू होंगे। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बैठक का आगाज जो है आज से हो रहा है और वैश्विक स्तर पर जो भारत ये बैठक ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि तमाम संस्कृति के आदान प्रदान के मुद्दों को या जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए और किस तरीके से सांस्कृतिक रूप से जो विश्व है वो अपना एकजुट हो और आपस में जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है उसको किस तरीके से सुचारू रूप से किया जाए, इस पर भी मंथन यहाँ पर होगा। और G20 के जो देश है वो जरूर इन तमाम विषयों पर यहाँ पर बात करेंगे और कोई मसौदा ऐसा तैयार करेंगे कि सांस्कृतिक धरोहरों को बचा कर रखना, संरक्षित रखना और आपस में सांस्कृतिक जो तालमेल है उसको बनाए रखना या उसको और आगे बढ़ाना, उस पर चर्चा यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल। और जो आप बात कह रहे हैं बहुत अहम है। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस तस्वीर की बात करते हैं, उस लिहाज से ये जो बैठक है बेहद अहम। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि मौसम से जुड़ी हुई है। दिल्ली में मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। इन दिनों दोपहर में तेज गर्मी हो रही है, लेकिन सुबह कोहरा भी नजर आ रहा है और साथ ही ठंडक भी महसूस हो रही है। जहां लोगों को फरवरी में मार्च अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं सुबह सुबह कोहरा या धुंध की सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR और उसके आसपास आज सुबह धुंध की सफ़ेद चादर देखी गई। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार फरवरी पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म रह सकती है। बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, जहां दोपहर 3:30 बजे का समय बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे के अगुवाई वाली गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी थी। साथ ही शिवसेना का तीर कमान का जो चुनाव चिन्ह था वो भी उन्हें ही आवंटित करने का आदेश दिया। इसके बाद ठाकरे गुट ने कहा था कि अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो शिंदे ग्रुप उनके बैंक अकाउंट को भी हासिल कर लेगा। हालांकि शिंदे गुट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखा है ताकि अदालत एक तरफा फैसला ना दे। और आइए रुक करते हैं देश भर की कुछ और खबरों का, देखते हैं जो कि आज बटोर रही हैं सुर्खियां। उत्तर प्रदेश सरकार आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का राज्य बजट करेगी पेश। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 26 मई को 6,15,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट किया पेश। उसके बाद 5 दिसंबर 2022 को 33,769 करोड़ 55 लाख रुपए का पूरक बजट हुआ था पेश। अनुमान जताया जा रहा है योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक का बजट कर सकती है पेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दृष्टि दोष के बोझ को कम करने के लिए सरकार की जताई प्रतिबद्धता और कहा नवीनतम टेक्नोलॉजी और नवाचार का उपयोग जरूरी। WHO के इंटीग्रेटेड पीपल सेंटर आई केयर पर उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं तक
पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। 5 अप्रैल से भारतीय रेल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा करेगा शुरू। इसमें अनंदपुर साहिब से श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासत खालसा कीरतपुर साहिब में गुरुद्वारा श्री पातालपुरी साहिब, सिरहन में गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमंदिर साहिब समेत तमाम गुरुद्वारे शामिल। रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर ट्रैक बिछाने का काम किया शुरू। ये पुल कटरा से बनिहाल तक एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करता है। काम पूरा हो जाने पर यह पुल जम्मू और कश्मीर के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए संभावनाएं खोलेगा। इस पुल की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर मंगलवार दोपहर हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत। यह हादसा जयपुर जिले के दुद्दू स्थित गेजी मोड़ के पास हुआ। हादसे में मारे गए 4 लोग पड़ोस के पड़ासोली गांव के रहने वाले थे। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। इसमें तीर्थ यात्रियों को न केवल घर से पंजीकरण करने में मिलेगी मदद, बल्कि मंदिर के खुलने को लेकर भी मिलेगी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र में आधी रात को मैक्स और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, 10 लोग बुरी तरह घायल। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अलीगढ़ रेफर किया गया। वक्त एक ब्रेक का। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करेंगे फैक्ट चेक की। दरअसल एक फर्जी वेबसाइट जिसमें rsbi.ind.in वैकेंसीज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर आवेदन आमंत्रित कर 600 रुपये फीस मांग रही है। इस पर सरकार की ओर से वेबसाइट के उम्मीदवारों को चेतावनी दी गई कि इस झूठी खबर के झांसे में न आए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सम्मिलित कर दिया गया है और RSBI में पद और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के माध्यम से जो पद के लिए उम्मीदवार हैं उन्हें भरा जाता है। जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन उसका जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम तक पहुंचने का रास्ता आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना कांक्षी जिला कोरबा में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और ये जो उद्यान से जुड़ा विभाग है वो उसकी मदद से आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के छोटे किसान और जो महिलाएं हैं वो आज सब्जी की खेती कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। सब्जी की खेती आज किसानों के लिए फायदे का कारोबार साबित हो रही है। जी हां, इसे प्रमाणित कर दिखाया है आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा की महिलाओं और किसानों ने। यहां जिला प्रशासन की मदद से उद्यानिकी विभाग ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत
महिला समूह और किसानों को सब्सिडी दर पर सब्जी बीज के साथ ही ड्रिप मल्चिंग का लाभ देकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती का प्रशिक्षण दिया है, जिसके बाद यहाँ की महिलाएं और किसान बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि आकांक्षी जिला कोरबा में सब्जी की खेती की काफी संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए महिलाओं समूहों को पंचायत की तरफ से जमीन आवंटित कर सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो आकांक्षी जिला योजना है उसका एक महत्वपूर्ण जिला है और चूंकि इसमें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, फॉरेस्ट डोमिनेटेड इसका टेरेन है, तो इसमें जो खेती बाड़ी के अलावा जो बागवानी हॉर्टिकल्चर उस तरह का अपार संभावनाएं होती हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तरफ से यहाँ पर पॉकेट्स में सेक्टर में क्लस्टर बना के अच्छे इंटरवेंशन हुए हैं, जिसमें महिला समूहों को उनके कम्युनिटी बाड़ी योजना के तहत उनको NHM से ड्रिप मल्चिंग इस तरह की उनको सपोर्ट दिए गए हैं। कोरबा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दमिया और नगोई बछेरा महिला समूह की सदस्य सब्जी की खेती कर नायाब उदाहरण पेश कर रही हैं। महिला समूह की अध्यक्ष मान कुंवर और राजेश्वरी शिंदे ने बताया कि पहले वो घर में छोटी बाड़ी में सब्जी की खेती करते थे। उद्यानिकी विभाग द्वारा गांव की महिलाओं को बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पहले सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर लेबर खर्चा ज्यादा होने से मुनाफा कम होता था, लेकिन राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत सब्जी बीज, ड्रिप मल्चिंग मिलने के बाद खेती का काम काफी आसान हो गया है। ड्रिप के जरिए कम पानी में पर्याप्त सिंचाई हो जाने से जहां फसल अच्छी हो रही है, वहीं लेबर कम लगने से अब सब्जियों की खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होने लगा है। वहीं ग्राम नगोई बिछेरा के किसान गुहार राम केवट ने बताया कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का लाभ मिलने से आज उनकी सालाना आय 3 से 4 लाख रुपए हो गई है। समूह में जुड़कर गौठान में इतना बड़ा ज़मीन को हम लोग दिए हैं बाड़ी लगाने के लिए। हमारे उद्यान वाले सर लोग आकर मार्गदर्शन किए हैं, बीज वगैरह दिए हैं, फेसिंग और पारवाल टिलर भी दिए हैं मिट्टी भुरभुरा करने के लिए। इस प्रकार से ड्रिप में हम लोग बाड़ी लगा रहे हैं। पहले तो लगाते थे तो उसमें ज़्यादा मजदूर भी लगता था, खर्चा भी ज़्यादा होता था, मुनाफा कम मिलता था। और जब से ड्रिप वाले हम लोग लगाए हैं तो लागत भी कम आता है, मुनाफा उसमें ज़्यादा मिलेगा। ऐसा करके हम लोग सोच रहे हैं। ये ड्रिप वाला बाड़ी लगावा करके हमारा बीज भी मिलिस और हमारे बहुत लाभ भी बताइन और आके हमारा समझाइन भी। अब वही हिसाब से हम ड्रिप से लगाए थे। पहले तो मैं इसमें मतलब ऐसी नॉर्मल खेती करते थे। यहाँ पे एक प्रकार से बंजर टाइप का ज़मीन था ये, तो यहाँ पे मैंने खेती चालू किया और उसमें ड्रिप लगाया। ड्रिप लगा के फिर ड्रिप से सिंचाई की सुविधा बढ़ गई। हिरवा कुल्थी वगैरह लेते थे जहाँ से मतलब लगभग 4-5 किलो साल भर में आ जाता था, उतना ही आता था इसमें। लेकिन अभी इसमें हमको मतलब ड्रिप लगाने के बाद में पर एकड़ की बात करें तो सालाना लगभग टर्नओवर लगभग 3.5-4 लाख तक इसका आ जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में विशेष कार्य कर रही है। यही वजह है कि आज आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग की मेहनत रंग ला रही है। यहाँ किसानों के साथ ही महिला समूह की सदस्य सब्जी की खेती कर न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि दूसरी महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी उदाहरण पेश कर रही है। कोरबा से विजय कुमार सिंह के साथ मनोज सिनोने की रिपोर्ट, DD न्यूज रायपुर। केंद्र सरकार ने अनाज का मूल्य नियंत्रित करने के लिए एक अहम घोषणा की। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम की ओर से 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी किया जाएगा। ई नीलामी के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आरक्षित मूल्यों में कमी के साथ 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त उपलब्धता से गेहूं और उससे बने उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। तो कारोबारी दुनिया में क्या हलचल है, देखते हैं उससे जुड़ी खबरें जल्दी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार कमजोरी के साथ हुए शुरू। सेंसेक्स 60,400, निफ्टी 17,700 के लेवल्स पर। बाजार की बिकवाली में अगर देखा जाए तो बैंकिंग और IT सेक्टर के शेयर्स का बड़ा योगदान। इस दौरान अदानी इंटरप्राइज निफ्टी का टॉप लूजर।
देश में हाई स्पीड ट्रेन के तौर पर पहचान बना चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को आ रही है खूब पसंद। कई रूट्स पर ट्रेन में अच्छी बुकिंग। हाल ही में मुंबई से शिरडी और सोलापुर के लिए शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश फिर से अव्वल। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसके लिए प्रदेश की प्रशंसा की और कहा प्रदेश अन्य राज्यों के लिए बन सकता है उदाहरण। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए भारत पहले से ही बहुत कुछ कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को उद्धृत करते हुए कहा कि हम युद्ध के युग में नहीं रहते। फ्रेडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। India has a very important global role. Honorable Prime Minister Narendra Modi is playing a very, very important role globally. So I'm pretty sure and I feel convinced that India is doing whatever India can, given, of course, the historic ties, but also where India is now globally, geostrategically, geoeconomically, and also in the future. So I'm pretty sure that everything is being done in order to secure that nobody should move on with this war. And as your Honorable Prime Minister has stated very clearly, we do not live in an era of war. And I think that is sending the strongest signal ever. Stop the war, because we cannot continue living in an era of war. That should be over. It should never ever have been brought back to us. तो दुनिया भर की बाकी अहम खबरें क्या हैं, देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर शाही जोड़ा आगरा और चेन्नई जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज वॉर्सो में नाटो के पूर्वी 9 सदस्य देशों के साथ करेंगे बैठकें। पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा पश्चिमी देश रूस पर हमले की साजिश नहीं कर रहे। न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के नजदीक आज 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके किए गए महसूस। भूकंप के झटके वाइराओ वैली में ब्लेनहीम के 30 किलोमीटर पश्चिम में केंद्रित। भूकंप जमीन से 47 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। दुनिया के सबसे खतरनाक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को झटका लगा। मध्य माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिकों के काफिले पर सड़क के किनारे फेंका गया बम। ब्राजील के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य साओ पाउलो बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित। राष्ट्रपति लुइस इनासिया लूला दा सिल्वा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे हैं दौरा। इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी लापता। पेरू में 1 महीने के दौरान बर्ड फ्लू के कारण 700 से ज्यादा सी लॉयन की मौत। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में H5N1 स्ट्रेन फैला। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में पेरू में सी लॉयन की आबादी लगभग 1,10,000 थी। वक्त एक ब्रेक का। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई। महिला T20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबले खत्म हुए। इसके साथ ही अब टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। अंतिम 4 में जगह बनाने वाली टीमों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का नाम शामिल। महिला T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से गुरुवार को होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की महिला टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। ये दोनों मैच केप टाउन में खेले जाएंगे। और आइए बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स चैंपियन संजना की। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की वेट लिफ्टर संजना ने 76 किलोग्राम वर्ग में शानदार
प्रदर्शन करते हुए 7 रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री का खेलों को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद भी दिया। मैं NS पटेल में ट्रेनिंग करती हूँ। अभी मेरा खेलो इंडिया इंदौर मध्य प्रदेश में कॉम्पिटिशन था। 9 फरवरी को मुझे गोल्ड मिला है। इधर NS अच्छा फैसिलिटी दे रहा है मुझे। मैं इंडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं भारत सरकार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और NS पटियाला मतलब बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है। ट्रेनिंग बहुत अच्छा सेंटर है। सब पटियाला बहुत अच्छा है। कुछ चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, सब अच्छा है। साल 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स संस्करण में मार्टिना देवी ने स्नैच में 86 किलोग्राम के अपने पिछले यूथ नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा और 88 किलोग्राम का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम वर्ग का यूथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा और 111 किलोग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया। मैंने खेलो इंडिया इंदौर मध्य प्रदेश में गोल्ड जीत के आई हूँ। मैंने +81 kg में मैं खेलता हूँ और मैंने स्नैच में 88 kg और क्लीन एंड जर्क में 111 उसमें गोल्ड जीत के आ रहे हैं। भारत सरकार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें मेडल जीतना है। तो आइए अब रुक करते हैं खेल जगत की कुछ खबरों का फटाफट अंदाज में। तो भारत की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में हार का मुंह देखना पड़ा। यूएस की मेडिसन कीज के साथ महिला डबल्स इवेंट में कोर्ट में उतरी सानिया को कुदरमेतोवा और सैमसोनोवा की जोड़ी ने लगातार सेट्स में 6-4, 6-0 से हराया। हार के साथ सानिया मिर्जा का जीत के साथ अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेलने का सपना टूटा। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट ग्रुप बी के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 114 रन से दी करारी शिकस्त। हालांकि इंग्लिश टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर बनाए 213 रन। रियल मैड्रिड के दिग्गज अवांसियो अमारो का 83 वर्ष की आयु में निधन। उन्होंने क्लब के लिए 471 प्रदर्शन में 155 गोल किए और वह 1976 में संन्यास लेने से पहले ला लीगा खिताब, 9 यूरोपीय कप और 3 कोपास डेल रे जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। मिस्र के कायरा में चल रहे ISSF विश्व कप प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत की तिलोत्तमा सेन महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रही। वहीं नीना क्रिस्टन को रजत पदक से करना पड़ा संतोष। इस प्रतियोगिता में भारत 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर कायम। तो फिट रहना यानी कि चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहना। आप पढ़ रहे हो यानी कि छात्र हो या फिर किसी भी पेशे में हो, फिट रहना बेहद जरूरी है। फिटनेस को लेकर केंद्र सरकार का अभियान फिट इंडिया काफी अहम साबित हो रहा है। आप देखिए इससे जुड़ी खबर और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत सरकार जहां अपने नागरिकों की प्रगति के लिए प्रयासरत है, वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रही है। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के जवानों को ही नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोगों के लिए फिट इंडिया प्रोग्राम शुरू कर रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे स्वस्थ भारत का निर्माण हो। ऐसे ही फिट इंडिया प्रोग्राम में कोटकपुरा की एक छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोटकपुरा के DAV स्कूल की +2 की छात्रा जशनप्रीत कौर ने लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। I have been selected at the national level girls and feeling very proud and privileged to have this opportunity. I am very much happy at this moment. I am feeling very much happy and I think my parents will be very much proud of me at this moment. I was motivated by my physical education teacher, my principal and especially my dad, who is a sports teacher himself, and he guides me to always stay fit and healthy and have part in sports and games. I want other children also to participate in such quizzes and competitions and always remain ahead in games and sports, as fitness is the key to success and healthy life. जशनप्रीत कौर के स्कूल के प्रिंसिपल राजीव सिंह कंग ने जशनप्रीत को मेधावी बताते हुए कहा कि स्कूल को उन पर गर्व है। जशनप्रीत कौर के पिता जतिंदर पाल सिंह बराड़ खुद स्पोर्ट्समैन हैं और अपने बच्चों को फिट रहने के लिए सलाह देते रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग है और पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी पूरा ध्यान देती है। मेरी बेटी जशनप्रीत कौर जो कि DAV स्कूल कोटकपुरा विखे +2
ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। फिट इंडिया क्विज का दूसरा संस्करण पिछले साल 29 अगस्त को शुरू हुआ था। इसमें देश के 702 जिलों के 16,702 स्कूल के 61,981 छात्रों ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया क्विज का अगला दौर राज्य स्तर पर होगा, जिसकी शुरुआत अप्रैल में होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़।